बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जायज़ा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हुसैन थेबो। मुल्क में मुसलसल इकनॉमिक क्राइसिस होते होते पॉलिटिकल क्राइसिस, मुल्क में महंगाई का बहुत बड़ा बोझाल एक आ गया। उसके साथ साथ अब हालिया हमने देखा कि एक अदलिया का भी क्राइसिस आ गया है, जिसमें स्टेट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट। ऐसा लग रहा है जैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने आ गए हैं। उसका मुद्दा यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन के लिए टाइम दिया, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको नहीं मानने के लिए तैयार है। इन सारी सिचुएशंस पे आज बात करेंगे। मुल्क में महंगाई, बेरोज़गारी, लॉलेसनेस उरूज पे है। पीडीएम की हुकूमत कहीं भी नज़र नहीं आ रही, सिवाय पीडीएम की हुकूमत नज़र आ रही है तो वो इमरान खान को जवाब दे रही है, और इमरान खान अगर नज़र आ रहा है तो वो सिर्फ पीडीएम पे अटैक कर रहा है और अपनी हुकूमत बनाने के लिए कोशिशें कर रहा है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि क्या वाकई इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जजेस में भी आपस में इख्तलाफात हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं फिरदौस सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नकी साहब, क्या समझते हैं ये जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया है? लग तो ऐसे रहा है कि हुकूमत तो इसको नहीं मानने के लिए तैयार, तो क्या व्हाट्स नेक्स्ट? देखिए, मेरा थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू था इसके ऊपर। मैं ये समझता था कि सुप्रीम कोर्ट को कोई बेंच बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। इट वॉज अ मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। सुप्रीम कोर्ट के जजेस आपस में बैठते और उसके बाद निकाल देते कि दिस इज आवर इंटरप्रिटेशन एंड गो अहेड विद द इलेक्शंस। ये सुनना, ये कंप्लेंट, ये सो मोटो लेने की ज़रूरत नहीं थी। बट एनीवे, इन देयर विजडम दे हैव चोजन। दुनिया में कहीं ना कहीं किसी न किसी को आपको इवेंचुअली रेस्ट करना है कि देयर डिसीजन विल नॉट बी क्वेश्चन। इन द मैटर ऑफ मेकिंग लॉज, द पार्लियामेंट इज सुप्रीम। इन द मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, द सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम। राइट, बिल्कुल ठीक है। एंड इन द मैटर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ, द एग्जीक्यूटिव इज सुप्रीम। जी बिल्कुल ऐसे ही। जब ये प्रिंसिपल्स को कोई एक्सेप्ट कर ले तो लेट द सुप्रीम कोर्ट मैनेज इट्स ओन अफेयर्स। हाँ, अगर मैं ये समझता हूँ कि मैं कोई लीगल रिफॉर्म ला के, जैसे कि पाकिस्तान में तो बेहद ज़रूरत है लीगल रिफॉर्म की, इससे कि जिस मुल्क के अंदर 22-22, 24-24, 25-25 साल पुराने केसेस चल रहे हो, आम आदमी को क्या रिलीफ मिल रही है? ये तो बहुत छोटी सी बात है कि एक हुकूमत और दूसरी हुकूमत, इस मुल्क के निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को भी बैठना चाहिए और हमारी लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट को भी एक्ट करना चाहिए। उसके ऊपर सारे पार्लियामेंटेरियंस क्यों खामोश हैं? क्यों नहीं जवाब दें अवाम के सामने कि जी हमने ये इस्लाहात लाने की कोशिश की? क्यों नहीं जुडिशरी जो है अपनी आप को फंडिंग कर लेके आए? इस वक्त इस मुल्क के अंदर पेनल्टी स्ट्रक्चर नहीं एग्जिस्ट करता। मैं आपको डिफेम कर दूं तो आप मुझसे पेनल्टी नहीं ले सकते। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो जाएगा, मेरे खिलाफ जजमेंट आ जाएगा कि मेरे चार्जेस गलत थे, लेकिन मुझे उसकी पेनल्टी नहीं देनी पड़ती, आपकी कॉस्ट नहीं देनी पड़ती। ये सब लेके आए ना तो मुकदमे कम हो जाएंगे। कॉन्टिन्यूस हियरिंग करने लगे तो मुकदमे कम हो जाएंगे। आपको पता है जरदारी साहब का सारे केसेस चलते रहे, 11 साल तक चलते रहे। जज साहब ने जो इन्होंने फैसला लिखा, उन्होंने कहा कि जो इनको मैक्सिमम क्राइम की सजा थी वो 11 साल थी, तो क्योंकि वो 11 साल कैद में गुजर चुके हैं तो इसलिए अब हम इनको बरी कर रहे हैं, इसलिए इनकी तो कैद की सजा। भाई, उसकी मैक्सिमम सजा जो थी वो डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ थी। उसको भी तो 184(3) में चेंज करने जा रहे हैं ना। नहीं, वो 184(3) इज अ डिफरेंट इशू। 184 तो का ताल्लुक सो मोटो से, मैं तो ये लीगल प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, इस पे भी आ जाएंगे 184 पे। लेकिन सजा मैक्सिमम क्या थी? एक डिस्क्वालिफिकेशन। ये सजा नहीं है कि उन्होंने 11 साल जो है कभी ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल के VIP रूम्स में गुजार दिए,
कभी बच्चा जेल को पूरा वीआईपी वार्ड बना दिया और वो जो बाकायदा हर किस्म की सहूलत उन्हें मिली हुई थी। शर्जील मेमन साहब के हालात भी आप देख चुके हैं। और खुर्शीद शाह पूरा NICVD सक्कर का पूरा फ्लोर उनके लिए था। मैं फिरदौस साहब आपके पास वापस आता हूं। हमारे साथ जस्टिस वजीउद्दीन साहब लाइन पे मौजूद हैं। जस्टिस साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। जस्टिस साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ मैं सुन। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके साथ ये फरमाइए, ये जो अभी हालिया सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, आप इसको कैसे देख रहे हैं, बीइंग अ सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जज? देखें, ये इसमें देखने की बात कौन सी है। सारी दुनिया यही कह रही है, इंडियन सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी ये कह रहे हैं कि ये मामला तो सिर्फ 5 मिनट का मामला था, इसमें इतनी तवालात, इतने मसाइल किस बात के। हमारा आइन वाज़ेह तरीके से कह रहा है कि जब भी कोई असेंबली डिज़ोल्व हो, वो नेशनल असेंबली हो और वो सूबाई असेंबली हो, तो उसका जो री-इलेक्शन है वो 90 दिन के अंदर अंदर होना चाहिए। ठीक। इसमें कौन सा जिसे कहते हैं रॉकेट साइंस इन्वॉल्व है? सिंपल सी बात है। और मसला ये है कि आपको पता होगा, जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, कि क्यों 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराना चाहते वो। अच्छा, तो आपका कहने के मतलब तो ये है कि ये फैसला तो कोर्ट में जाना ही नहीं चाहिए, ये अंडरस्टूड है, 90 दिन में इलेक्शन होना है। बिल्कुल, ये तो इलेक्शन कमीशन के लेवल पे और हुकूमत के लेवल पे ये बात तो कॉन्स्टिट्यूशन में हाफ ए डजन टाइम लिखी हुई है। बिल्कुल ठीक। जब भी कोई असेंबली डिसॉल्व हो तो 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करा करके उसको रिप्लेस करना है, इतनी सिंपल बात है बस ये। राइट। जैसे साहब, एक और चीज़ थोड़ी सी समझाइएगा कि जो लेजिस्लेशन होती है वो हाउस में होती है, उसके बाद उसको कौमी असेंबली से, सेनेट से प्रेसिडेंट के पास जाता है। जब प्रेसिडेंट उसको अगर अप्रूव नहीं करते, तो क्या यहाँ पे कोई ऐसा रूल ऑफ बिजनेस है कि प्रेसिडेंट उसको रेफरेंस बना के और सुप्रीम कोर्ट को भेजे कि जी ये जो लेजिस्लेशन मेरे पास आई है ये ठीक नहीं है, आप इसको वेट करें, रिव्यू करें? नहीं, देखें, बात ये है कि प्रेसिडेंट की जो पावर्स हैं और प्रेसिडेंट का जो इस्तेकाक है वो बड़ा महदूद है। उनके पास अगर तो कोई बिल कानून की शक्ल में नेशनल असेंबली से पास होता है, सेनेट से पास होता है, रिक्वायर्ड मेजॉरिटी उसके पीछे होती है, तो उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन है और वो ये है कि वो उस बिल को कंसिडरेशन के लिए एक पर्टिकुलर पीरियड, गालिबन 15 दिन का है, वो उसके लिए अपने पास रोक सकते हैं और उसको फिर वापस भेज सकते हैं। फिर अगर दोबारा वही चीज़ जो है वो उनको असेंबलियों से वापस भेज दी जाए तो फिर उनको उसके ऊपर असेंट करना लाजमी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के मामलात में वो डिले कर सकते हैं, वो बिल को वीटो नहीं कर सकते। अच्छा वजी साहब, एक हमारे साथ फिरदौस शमीम नकवी साहब हैं, अगर आप इजाज़त दें तो वो कुछ बात करना चाह रहे हैं, आपकी इजाज़त है? ये मैं बात किसी से करता नहीं हूँ, लेकिन उनका एहतराम करता हूँ, उनके साथ मैं काम करता रहा हूँ, उनकी बात का जरूर जवाब दे दूंगा। मेहरबानी साहब, मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए थी कि मैं जितना इनका आपके मुकाबले में तो तालिब इल्म क्या कुछ भी असर अशीर है। मेरे ख्याल से कि सदर साहब को राइट है टू पुट सम ऑब्जेक्शंस which he can send to the assembly for reconsideration, and if the assembly does not change, तो फिर उसके बाद जब दोबारा बिल आएगा तो it is he has to sign within a certain period, और अगर वो नहीं साइन करेंगे तो it will be taken as signed। लेकिन वो इस वक्त जो है वो अपने अगर कोई इतराज़ात हैं वो लिख के भेज सकते हैं वापस असेंबली को। आप एग्री करते हैं सर? जी बिल्कुल, आप अगर जो इतराज़ात हैं वो एतराज़ात लिख करके वो 15 दिन का वक्त एक्सपायर ना भी हो तब भी भेज सकते हैं। अच्छा जज साहब, ये फरमाइए कि जिस तरह से अभी सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगरिकली फैसला दिया है, अब इस वक्त हुकूमत जो है वो किसी भी सूरत में इलेक्शन नहीं कराने चाह रही, ये नज़र आ रहा है। उनके पास क्या ऑप्शन है, वो अगला कार्ड क्या खेलेंगे? व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट?
मैं समझता हूं कि उन्होंने जो तरीक़ाकार अब तक इस्तेमाल किया है और जो ये मुख्तलिफ कॉन्विक्शंस हुई हैं नून लीग के लीडरान की, तो उसमें उन्होंने अदालतों के अंदर से इम्प्लोजन करने की कोशिश की है। ठीक है। और वो उसमें कामयाब भी हो गए हैं उस हद तक जहाँ तक कि अकाउंटेबिलिटी की अदालतों का ताल्लुक है। और फिर वो मरियम की एक्विटल उसमें हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। इसी तरीके से क़वानीन तब्दील करके जो शाहबाज की फैमिली है उनकी भी एक्विटल्स उन्होंने हासिल की हैं। तो मुझे लगता ये है कि इनका गेम प्लान ये है कि अगर अदालतों से कानून और आइन के मुताबिक हम फैसले हासिल नहीं कर सकते तो अदालतों के जजेस को तोड़ा जाए और वहाँ पर इम्प्लोजन क्रिएट करके अपने मकासद को हासिल किया जाए। और उसकी शक्ल हमने देख ली कि तारीख में पहली मर्तबा 9 जजेस इकट्ठे होते हैं। अभी बहस की तमहीद भी नहीं हुई, अभी कोई बात भी नहीं हुई कि उनमें से 10 जज साहबान अपने ख्यालात का इजहार कर देते हैं और बाद में मालूम होता है कि उन्होंने उसी लाइन के ऊपर ऑर्डर भी तहरीर कर दिया। वो देखा नहीं है हमने ऑर्डर, लेकिन इस तरह की बातें मीडिया के अंदर आई हैं। कभी आपने दुनिया में सुना है कि बगैर हियरिंग के कोई ऑर्डर पास होता हो? तो मेरा अपना अंदाज़ा जो है वो ये है कि नून लीग जो है वो अदालत के अपने जजों के ज़रिए से वो मकासद हासिल करने की कोशिश करेगी जो आइन और कानून के ज़रिए से वो हासिल करने में नाकाम रही है। और कोई भी नाकाम रहेगा उसकी वजह यह है कि कानून और आइन तो वाज़ेह होते हैं, उसके मुताबिक तो 2-2-4 करके गिनती सीधी होती है, 5 नहीं होते वो। राइट। तो अब ये मैं समझता हूँ उनकी स्ट्रेटेजी गालिबन ये होगी, लेकिन गुमान। अच्छा, आप ये समझते हैं कि इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो बिल्कुल आपस में डिवाइड है या ये रूटीन मैटर है, ये रूल ऑफ बिजनेस है, इख्तिलाफ राय होता रहता है या बिल्कुल ही अभी डिवाइड है? डिवीज़न है और मैं उस डिवीज़न के बारे में इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा जो मैं पहले कह चुका हूँ। लेकिन उस डिवीज़न के बावजूद जो मुझे नज़र आ रहा है, आप ज़्यादा उसको क्लोजली एग्जामिन कर सकते हैं। मैंने तो सरसरी निगाह से देखा है कि 3 जजेस जो ये थे उसमें से 2 6 जजों की जो बेंच बनी थी उसमें शामिल थे और उसके अलावा चीफ जस्टिस जो हैं वो अलग थे। तो ये 7 लोग तो एक तरफ हो गए और एक 8वें जज वो थे जिन्होंने काजी फैजीसा की बेंच में डिसेंट किया है। जी सर। तो मेरे ख्याल में ये कोई 8-7 का डिवीज़न मुझे मालूम हो रहा है। अपेरेंटली 8 वो लोग हैं जो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करते हैं जो प्राइमा फेसाई कॉन्स्टिट्यूशन को एग्जामिन करके इमर्ज करता है। और परहैप्स 6 और 7 जजेस जो हैं वो हैं जो गालिबन दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। अब वो उसकी मोटिवेशंस क्या हैं और वो मसाइल क्या हैं उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक सिंपल सी बात है कि ये कानूनी प्रोपोजिशन बिल्कुल क्लियर है। आज तक उन 15 जजों में से किसी ने या पाकिस्तान में भी किसी ने ये नहीं कहा कि अगर तो कोई असेंबली डिसॉल्व हो तो वो 90 दिन से बियॉन्ड आप उसको लेके जा सकते हैं उस असेंबली का री इलेक्शन कराने के लिए। राइट। जस्टिस साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, क्या ये जो सोमोटो नोटिस है वो चीफ जस्टिस से अथॉरिटी लेके 3 मोस्ट सीनियर जजेस को दिया जा रहा है? एक स्कूल ऑफ थॉट का कहना ये भी है कि ये सोमोटो होना ही नहीं चाहिए। व्हाट इज योर टेक ऑन इट? सोमोटो बिल्कुल होना चाहिए, ये एक बड़ा अहम प्रोविज़न है और ये सिर्फ पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है बल्कि इंडिया में भी है। बल्कि इंडिया में तो हाई कोर्ट्स भी जो हैं वो सोमोटो पावर्स एक्सरसाइज करते हैं। राइट। बिल्कुल होना चाहिए। जहाँ तक कि उसकी रेगुलेशन का ताल्लुक है, अगर रेगुलेशन की ज़रूरत है तो आर्टिकल 191 के मातहत सुप्रीम कोर्ट अपने आप रूल बना सकती है बजाय इसके कि ऊपर से कोई कानून उनके ऊपर थोपा जाए। जस्टिस साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। इसके साथ एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और ब्रेक वेलकम बैक। अभी ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है फराज आबिद लाखानी साहब जो स्पेशल असिस्टेंट चीफ मिनिस्टर सिंध हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
आपकी जब हुकूमत आई, आपने फिरदौस शमीम नकवी साहब की हुकूमत जो गिराई थी, आपने इस सूरत पे गिराई थी कि ये महंगाई है और महंगाई की वजह से आपकी हुकूमत आपने कहा था। लेकिन अब देखने में ये आ रहा है कि डबल महंगाई हो गई और आप अभी फिज़िकली मार्केट्स में जा भी रहे हैं और प्राइस कंट्रोल को भी देख रहे हैं। तो आप इस वक्त क्या देख रहे हैं, कितनी महंगाई है जो आप पब्लिक में घूम रहे हैं? तो व्हाट इज़ योर टेक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू, आपने मुझे फ़ोरम दिया बात करने के लिए। अच्छा, मैं पहले तो ये बता दूं कि मैं जो कुछ आज वैसे विज़िट्स कर रहा हूँ डिफरेंट बचत बाज़ार के, ये हमारे ऑनरेबल चेयरमैन साहब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का विज़न है और सीएम साहब ने इस पर डायरेक्शंस दी हुई हैं कि हमने हर बचत बाज़ार पे विज़िट करनी है और ये हर डिस्ट्रिक्ट में लगाए गए हैं और जो है ना 3 या 4 की मिकदार में। और वहाँ पे मैंने जो विज़िट किया, वहाँ पे मैंने जनरल पब्लिक से भी मिला और लोगों को भी देखा। जो गवर्नमेंट की जो प्राइस है उससे कम में चीज़ें अवेलेबल हैं, बट देयर इज़ लिमिटेशन टू द क्वांटिटी। अच्छा, तो ऑब्वियसली वो कोटा एंड क्वांटिटी विल बी लिमिटेड। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे आप एक साथ जो है ना 10 या 15 kg एक साथ परचेज़ कर लो। इफ़ यू आर बाइंग शुगर और लेट्स से फ्लोर, कोई भी एक चीज़ आइटम आप मतलब रोज़ाना की बुनियाद पे आप परचेजिंग करो, सो दोज थिंग्स आर अवेलेबल एंड दोज आइटम्स आर अवेलेबल। और हम इस बात को चेक इन मैकेनिज़्म भी कर रहे हैं, हम सब जा रहे हैं, कैबिनेट के सारे लोग जा रहे हैं और डिफरेंट बचत बाज़ार पे विज़िट कर रहे हैं, लांडी में, कोरंगी में, हर डिस्ट्रिक्ट में लगे हुए हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में हम विज़िट कर रहे हैं, तो ताकि लोगों को लिए आसानी हो, आम पब्लिक के लिए जिनके लिए महंगाई वाकई मायने रखती है। अच्छा, जो वैसे आप मुझसे पूछ रहे हैं कि महंगाई, तो ये देखिए महंगाई तो इन्फ्लेशन तो दुनिया के नंबर के रेट्स निकालें, दुनिया के रेट्स क्या हैं, इन्फ्लेशन के नहीं सही है, बट वी हैव टू कंसिडर ना लंदन आल्सो, वी हैव टू कंसिडर द डेवलप्ड इकोनॉमीज आल्सो। व्हाई डू वी फॉरगेट द डेवलप्ड इकोनॉमीज? मतलब कंसिडर दुबई, कंसिडर लंदन, कंसिडर अमेरिका, इनको तो देखें उधर महंगाई क्या आई है, क्या उधर महंगाई नहीं आई? तो महंगाई हमारे मुल्क में आई है, तो महंगाई अगर हमारे मुल्क में भी आई है, और उसको बात को फिर मैं वहीं से जोड़ूंगा कि देखिए हमने अपने अकाउंट को, करंट अकाउंट डेफिसिट को सीधा करना है। करंट अकाउंट डेफिसिट आज का नहीं है, ये पीटीआई की हुकूमत में भी करंट अकाउंट डेफिसिट $18 बिलियन का नेगेटिव चल रहा था। मेरे भाई आज का नहीं, आज का तो कम हो गया है, आज का तो हमने कंट्रोल कर लिया। आज के नंबर्स, इस महीने के जो नंबर्स हैं वो तो आप देखें इक्वल पे हैं, कोई हमारा डेफिसिट नहीं है। लास्ट ईयर जो हमारे डेफिसिट थे $16 बिलियन का डेफिसिट था पीटीआई की हुकूमत में। हमारी हुकूमत में तो ऐसा नहीं आ रहा, हमारी हुकूमत में तो हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं। महंगाई तो वहीं से कंट्रोल होनी, क्योंकि ईयर एंड पे जब डेफिसिट आके खड़ा होगा तो आप बोरिंग के लिए खड़े होंगे। अभी फिरदौस साहब फाइनेंस बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, वो अच्छा जवाब देंगे। लेकिन आजकल ये देखने में आ रहा है कि हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, आपको IMF भी पैसे दे रहे हैं, आपको ममालिक, दोस्त ममालिक भी पैसे दे रहे हैं। तो ये क्या मतलब 2-2.5 साल और हुकूमत को, PDM को खींचने की है क्या? देखिए बात ये नहीं है खींचने की, हालात देखें ना, हालात किस करवट पे हैं इस वक्त, क्या हालात है, हालात को देखें। हालात इकॉनमी क्या दे रही है, इकॉनमी स्टेटस ये दे रही है कि चीज़ें अभी मुश्किल मराहल में, अभी हालात ऐसे हैं कि जो है ना हम हर चीज़ मैनेज कर सकते हैं। अब मुझे बताएं ना, पंजाब में असेंबली क्या खान साहब के पास नहीं थी ना? क्या चीफ मिनिस्टर उनकी मर्ज़ी का नहीं था? ये क्यों एडवेंचर करने का शौक़ पड़ा था खान साहब को? यही एडवेंचर 22 अरब का अभी फिर कराना है भाई, ये पहले कर लेते ना, पड़ी हुई तो थी हुकूमत, क्यों उसको कर डांस कर रहे थे? आप रख लेते, चलाते रहते अपनी हुकूमत। पेशावर में भी तो आपके पास थी, तो भाई अब 4 महीने बाद फिर भी इलेक्शन होने, आप मुझे बताएं जनरल इलेक्शन होने, साल जून में ख़त्म हो जाएगा, पीरियड ख़त्म होगा, फिर जनरल इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में होंगे, करा लो। तो 2 महीने पहले इलेक्शन में कौन सा कोई तीर मार लेना है आपने? वही तो तीर मारना है जो आखिर में सब जनरल इलेक्शन में मारना है। जी सर। ये और 4 महीने मुझे बताए थे वो सब, आई जस्ट वांट टू नो, जब पंजाब असेंबली, पंजाब का तख्त खान साहब के पास था, जी सर, तो एडवेंचर किस बात का था? सिर्फ एडवेंचर इस बात का था, इंस्टेबिलिटी लेके आओ मुल्क में, इंस्टेबलाइज करो। अच्छा आप मैं मुझे ज़्यादा बात नहीं करता, मुझे एक बात बताएं, Day 1 फ्रॉम लॉन्ग मार्च which started for the early election date, मांगी गई अर्ली इलेक्शन डेट, क्या काम किया गया उसमें? कि चीफ ना बन सके, आर्मी चीफ को मुतज़ा ना बनाया जाए, यही मकसद था। आखिर में पता चला यही करते रहे, साइफर बोला गया, साइफर, आखिर में क्या निकला? हमारा कोई साइफर, हमारा कोई मुर्दाबाद अमेरिका नहीं है। पहले क्या बोल रहे थे? स्लोगन्स निकाल रहे थे, सब खत्म, एवरीथिंग इज गॉन। और आज भी इंस्टेबिलिटी क्यों कर रहे हो? आपके 4 महीने बाद होने ही है ना जनरल इलेक्शंस, गो फॉर द जनरल इलेक्शंस यार।
और आपकी स्ट्रेंथ होगी, आप वैसे आपकी स्ट्रेंथ है और होगी तो सामने आना, लड़ना इलेक्शन, इसमें प्रॉब्लम क्या है? वाई टू ब्रिंग प्रॉब्लम्स इन द मिडल? एक सिस्टम चल रहा है, उसको डिरेल क्यों करना है हर तरीके से? सर से पूछ लेते हैं ना। पूछो। तो साहब आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? किधर महंगाई से शुरू करूं? आपने जो इनसे पहला सवाल पूछा था महंगाई ग्लोबल, पहले उससे शुरू करते हैं जी ना। ठीक है, उधर से शुरू करें। 9% महंगाई थी और डबल उसके ऊपर बिलावल भुट्टो साहब लेके इस्लामाबाद जलसा पहुंचे थे कि 12 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, 9% महंगाई है। ठीक, इनकी शर्म हया किधर चली गई कि आज 35.5% महंगाई है और 112 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ चुकी है। आज क्यों नहीं लॉन्ग मार्च लेके निकल रहे? क्या इज्जत नफ्स बेच दी है? क्या आवाम की फिक्र खत्म हो गई है? कहते थे कि इमरान खान नालायक है, नाअहल है, सिलेक्टेड है, उसे मईशत चलानी नहीं आती। सच बोलने का तो मैं फराज से आई एम डिसअपॉइंटेड। कह दे कि करंट अकाउंट डेफिसिट में पॉजिटिव बैलेंस सेकंड ईयर में नहीं आया था पीटीआई के। इट वाज ओनली इन द थर्ड ईयर जब इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस बढ़ी हैं कि वो डेफिसिट हुआ, वरना जिस पे डॉलर लिया था जब हमने करंट अकाउंट डेफिसिट कम किया तो वो कम हुआ। ये जो इनके मुंशी इसाकदार साहब आए थे, जादूगर फ्रॉम लंदन, who before landing said I will bring it to 200 rupees dollar. Why don't they kick him out? 280 हो गए जी। उससे ऊपर 3, वहां से बैठ के नवाज शरीफ, हजरत मफरूर, उनके ऊपर कुछ नहीं बोल रहे कि वो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहे हैं कि रुपये जो है 500 रुपए का हो जाएगा। शर्म आनी चाहिए एक 3 दफा के साबिक वज़ीर आज़म को कि अपने मुल्क की मईशत का बारे में इस तरीके से जिक्र करें। ये कहते हैं बेहतरी की तरफ जा रहा है, ये बेहतरी की तरफ जाने की ये निशानदेही है। फराद भाई ने आपके ऊपर 8 से 9 महीने एक नहीं, अब आप मुझे बोलने, मैं आपको पूरा टाइम दे रहा हूँ। फिर फराद भाई ने आपके ऊपर और भी बहुत सारे इल्जाम, आपको उन्होंने कहा है कि आप सिर्फ एक बंदे की अपॉइंटमेंट के लिए, सिर्फ इतना ही बता दूं कि 116 रुपए का डॉलर था जब खान साहब की हुकूमत और आई थी, उन्होंने ये भी कहा तो 185 रुपए का डॉलर था। कितने परसेंट? उन्होंने ये भी कहा कि आप जल्दी इलेक्शन में क्यों जा रहे हैं। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ, एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। जी वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, उसके साथ साथ फराज आबिद लाखानी साहब जो स्पेशल असिस्टेंट चीफ मिनिस्टर सिंध हैं। सर आप ये बताएं, आपको क्या जल्दी है? फराद भाई का कहना है आप सिर्फ एक बंदे पे लगे हुए थे कि इसकी अपॉइंटमेंट हो जाए बस किसी तरह से। नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। देखिए बड़ी वाजिब बात है, उस एक बंदे को बड़ी ख्वाहिश थी तीसरी टर्म लेने की, वो तीसरी टर्म नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने मांगी आपसे? जी, उन्हें मांगी या नहीं मांगी, उनकी ख्वाहिश थी हर किसी को। हमने जो लॉन्ग मार्च उसके सिग्नेटरी आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, कितने वो सेकंड टर्म की एक्सटेंशन के वो उसके गुनाहगार सब हैं। जो बात चल रही थी, हम इस बात पे आज भी यकीन रखते हैं। माजी की इनकी 70 साल तारीख दोनों जमातों के, खास तौर पे पीपल्स पार्टी की पोस्ट बेनजीर है एंड नवाज शरीफ फ्रॉम डे वन कि ये जनरल ज़ियाउल हक के साथ से जब से ये बने हैं कि इन्हीं ने जो करप्शन के बाजार गर्म किया है कि मुल्क, जिस मुल्क में करप्शन होगी वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ये दुनिया का असूल है, छोड़िए किसी की भी हुकूमत हो। आज पाकिस्तान के जो हालात हैं कि हम बांग्लादेश से पीछे, अफगानिस्तान की करेंसी हमारी करेंसी से ज्यादा वैल्यू रखती है। पूछ ले कि कराची में और पूरे मुल्क में 35 सीटें थी 2013 के इलेक्शन हैं, थी किसकी सपोर्ट पे लेके बैठ के हुकूमत की 2018 में सारी सीटें सबको मालूम है यार। फिरदौस भाई से क्या पूछेंगे? किसको मालूम है? क्या पूरी कौम को मालूम है? क्या सेटिंग की, क्या लाडलापन हुआ, सबको नहीं मालूम। कोई नहीं, देखिए ऐसे जितनी ये बात कर रहे हैं ना, मैं तो ये जानता हूँ महमूद मौलवी खड़े हुए, सारी जमातें साथ खड़ी हुई, जितने वोट सारी जमातों ने मिलकर लिया, हुकूमत किसकी? इनकी, उससे डबल मार्जिन से जीते। यानी उनको 13,000 वोट पड़े तो उन्हें 38,000। अकरम चीमा वाली सीट के ऊपर इमरान खान साहब खुद खड़े हुए, अकरम चीमा जीते थे 1100 वोट से, इमरान खान जीता 54,000 वोट से।
किसकी ये पॉपुलैरिटी की? ये टेलर्ड मेड अपने स्टैम्प्स लगा के ठप्पे लगा के जीतने वाली पार्टी है, खौफ के जरिए जीतने वाली है। वो एमकेएम ने पहले कराची में खौफ का बाजार गर्म किया हुआ था, पूरे सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी ने किया हुआ है। बात सारी ये कि जो नालायक कहता था, जो नाअहल कहता था, वो इलेक्शन से भाग क्यों रहे हैं? सबसे अच्छा मौका तो इनका सबसे अच्छा मौका तो कब था? जब 9% महंगाई के ऊपर इन्होंने हुकूमत ली थी। जो लेने का तरीका था वो सिंध हाउस की वीडियो दिखाइए, नहीं वो जमहूरी तरीका है उनका अगला सवाल था ये कि भाई 4 महीने रुक जाएं जनरल इलेक्शन। 4 महीने क्यों रुके? हम तो पिछले साल से कह रहे। देखिए, अच्छा फिरदौस साहब, इस पे फवाद चौधरी ने कहा है कि मिलकर बैठने से हम किसी बात पे आ सकते हैं, तो वो क्या बात है? देखिए, बड़ी सीधी बात है। वी हैव ऑलवेज बीन ऑफ दिस पॉइंट ऑफ व्यू कि हम एक इशू के ऊपर इस वक्त मिलकर बैठने को तैयार हैं, जो भी करना है। अब वो कौन सा इशू? इलेक्शन। ठीक है कि इलेक्शन की टाइमिंग एंड डेट आप इसको अक्टूबर तक लेके जाना चाहते हैं? नहीं, हम तो, बात ये नहीं है। इनकी ख्वाहिश क्या है? इनकी ख्वाहिश है अक्टूबर। हमारी ख्वाहिश क्या है? हम कहते हैं आइन के लिहाज से चलो। अगर आपने कोई जो वजी साहब ने बात की, वो 1 टाइम एग्जेम्पशन अगर आपने कोई अब कानून में करना है और उस पर आपने कोई बात करनी है तो बात हो सकती है। उस 1 टाइम एग्जेक्शन में अगर आपने आइन की में तब्दीली लानी है, दैट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज, तो आपको पहले हमें लाना पड़ेगा असेंबली के अंदर। जो आप रोके में पहले आपने निकाला जाली तरीके से, हमने रिजाइन किया, हमारे रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किए, हमारे रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किए। जैसे ही हमने कहा इंदिया दिया कि हम वापस आना चाहते हैं और इन्हें खौफ हुआ कि जी शहबाज शरीफ के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव कामयाब हो जाएगा, इन्हीं सारे इस्तीफे मुकम्मल एक्सेप्ट कर लिए। वो भी कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। अब कोर्ट ने भी रिजेक्ट किया हुआ है। इलेक्शन कमीशन और राजा परवेज अशरफ साहब नहीं एक्सेप्ट कर रहे कि असेंबली के अंदर आए। अगर इन्हें 1 टाइम आईनी तब्दीली से, आइन तो कहता है 90 दिन, आइन की खिलाफ वर्जी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने बहालत मजबूरी एक दी है। मैं आपके पास वापस आता हूँ, फिर आपसे पूछते हैं कि अगर ये वायलेशन होती है तो आपने क्या लाया। इस वक्त फराज भाई, पीपल्स पार्टी एक कोलिशन पार्टनर है गवर्नमेंट, आपका क्या लाएमल है इस सूरत हाल में कि जहाँ पे ये सुप्रीम कोर्ट का कैटेगरिकली फैसला आया? अब आपके पास तो कोई रास्ता है नहीं। देखिए, रास्ता तो आप समझे ना इस बात को कि तो है फैसला, और ये जो फैसला आया है, ये फैसला ऑब्वियसली इट हैज़ टू बी डिस्कस्ड और डिस्कस हो रहा है इन द कैबिनेट, फेडरल कैबिनेट में डिस्कशन में है अंडर। लेकिन इसमें आपको नज़र आ रहा है ना कि ये एक तरफा लाडले का थोड़ा सा अभी भी लाडला है। ऑब्वियसली आप देखें हर चीज़ में लाडला है, हर चीज़ में लाडला है। सारा नेक्सस है ना, द नेक्सस हैज़ बीन ऑलरेडी बीन एक्सपोज्ड ऑन द सोशल मीडिया। आप गो थ्रू करें सारे अकाउंट्स, उस पर सबके नाम पता चल रहे हैं कि कौन कौन क्या क्या किस किसने सपोर्ट की हुई है खान साहब को। सारा एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। अब तो बच्चा बच्चा जानता है इस बात को। और देखें ना कितना अजीब सा है कि हमारे यूथ को जहाँ लगाना चाहिए था, खान अगर काम करता तो किधर लगाना चाहिए था? वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स में, वोकेशनल एरिया में, जहाँ पे लोग पढ़ते, पढ़ाई करते, आईटी फील्ड में आगे जाते और नौकरी कमाते, अपने घरों को बेहतर करते, मौके मिलते अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के। रादर देन वो नहीं किया गया, बल्कि जमान पाक के बाहर खड़ा किया और बोला यहाँ पे, और मेरे बच्चे किधर होंगे? यहूदियों के गोद में, वो उधर लंदन में बेस्ट माहौल में जिएंगे, पढ़ेंगे। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। सॉरी, एक एजुकेटेड आदमी जो है वो इस किस्म की बात यार कंपेयर कर लो। मैं अगर मैं बात करूंगा ना, इनको इसके 15 साल से हुकूमत कर रहे हैं, सिंध में तालीम का हाल देख लीजिए, स्कूलों का हाल देख लीजिए, कितने फीसद स्कूलों के अंदर फर्नीचर है, हमारे जमाने में 6% ग्रोथ रेट, आईटी एक्सपोर्ट्स डबल। काम जो कराची के लिए अब बोलने दो, पैकेज 1100 अरब का पैकेज दिया, उस पैकेज में कुछ भी नहीं आया। नहीं, ये भी तुम झूठ बोल रहे हो। हकीकत बयान कर रहा हूं। कम है, अगर तुम्हारा इल्म और जहानत में कमी है तो इसके नहीं, मैं बताता हूं, बुरी लग रही है। मैं बताता हूं, आप खुद माशाल्लाह 18 साल से पीटीआई में बैठे रहे, 8 या 6 यहां से नहीं, 26 साल से 8 या 9 लोग यहां से फेडरल कैबिनेट में गए, लेकिन आखिर साल का कुछ नहीं मिला। इलेक्शन कब देख रहे हैं? इलेक्शन कब देख रहे हैं? यार मैं तो इस बात को मानता हूँ कि जनाब, मूविंग फॉरवर्ड एवरी पार्टी हैज़ टू हैज़ अ कंसेंसस एंड हैव टू हैव अ जनरल इलेक्शन। मैं तो ये समझता हूँ, देखिए मुल्क के लिए स्टेबिलिटी
सबके लिए लाजमी है। Why did हमारे they- मुल्क why did पाकिस्तान they change the है, government? we should think about Firdaus bhai, पाकिस्तान। Why did they change the आखिरी- government? Not any Stability रहने एक देते। बंदे के लिए नहीं 1.5 साल सोचना ये भी इंतजार एक कर सीट के लेते। पीछे नहीं फिरदौस भागना भाई, चाहिए। 1.5 साल इंतजार आखिरी- कर लेते खान साहब की आखिरी- तकरीबन एक सीट के पीछे है। आखिरी आपसे सवाल, मुझे लगता है कि अब आपके पास पीटीआई के पास या खान के पास कोई वे फॉरवर्ड नहीं है। किसने कह दिया? हमारी वे फॉरवर्ड तो बड़ी क्लियर है। वी हैव डिफाइंड द पाथ विद द विल ऑफ द पीपल। अर्ली इलेक्शंस, सारे सर्वे शो कर रहे हैं कि द पीपल आर विद इमरान खान। ये भाग क्यों रहे हैं? कि भाग तो अपनी जलील होने के खौफ से, हारने के खौफ से नहीं भाग रहे। इलेक्शन ये मलीन में हराया इलेक्शन, जिल्लत में शिकस्त होने वाली मलीन में है। हराया इलेक्शन, जिल्लत मुल्तान में में शिकस्त होने हराया वाली है। इलेक्शन। तो ये आप कब देख रहे हैं इलेक्शन? मैं देखिए, मैं ये समझता हूं कि इलेक्शन आइन के मुताबिक होनी चाहिए, और अगर आइन में कोई तब्दीली हो गई तो फिर वो देखी जाएगी। लेकिन आइन को अफजल है, इसके हर मुल्क के चलाने का एक निज़ाम होना लाजिम व मलजूम है। ये नहीं किया जा सकता कि आप एक बेनथे बैल की तरह जंगल का कानून बना के चले, जिसकी लाठी उसकी भैंस हो। ये नहीं हो सकता। इस मुल्क का आइन है, उस आइन कहता है 90 दिन। अगर इसको तब्दील करना है तो असेंबली में जाओ, आइन तब्दील करो, और उसके बाद फिर बैठ के कोई बात हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया, 90 दिन में। बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस शमीम नकवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब। इसके साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म हुआ। ये जितनी भी बातें हैं, सिर्फ सोचना ये चाहिए कि आवाम जो इस वक्त महंगाई में पिस रहा है रमज़ान के महीने में, वो चाहे पीडीएम हो, वो चाहे पीपल्स पार्टी हो, वो चाहे पीटीआई हो, सबको मिलके सोचना चाहिए कि जिनके वोटों के ऊपर वो जाके बड़े बड़े हाउसों में बैठते हैं, उनका ख्याल करें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।